पाकिस्तान का जवाब बहुत स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह होगा और मुझे यकीन है कि एक ऐसा गहरा जवाब होगा जिससे दोबारा ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे जो इन्होंने पुलवामा में पहली दफा हरकत की और इस दफा बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आए। हम्म। ये बार बार की चीज डेफिनेटली खत्म होना चाहिए। ये एग्जैक्टली। जो माइंडसेट है इनका ये तभी ठीक होगा जब हम एक बहुत इनको गहरी जरब लगाएंगे और मुझे यकीन है कि हमारा जवाब ऐसा होगा। बहुत इनके मॉडर्न तैयारे थे जिसमें राफेल शामिल था, Su-30 शामिल था, तो ये एक सिंबॉलिक एलिमेंट भी होता है जी। कि आपने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी पाकिस्तान उनकी जो इंडियन एयरफोर्स की थी जिसमें वो अपने राफेल को Su-30 को जो एक्चुअली उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अगर आप देखें उसको आपने एक किस्म का टारगेट किया है और उनको मारा है। तो चूंकि उसने बहुत एक ज्यादा मार खाई है अपने जहाजों को भेज के हम्म। और अब वो नहीं चाह रहा कि अपनी रेगुलर एयरफोर्स को और अपने महंगे जहाजों को और पायलट्स को इस्तेमाल कर सके जिसकी ऑलरेडी शॉर्टेज है उसके पास हम्म। और ऑलरेडी उसकी एक किस्म की बेइज्जती हो चुकी है और उसे इस बात का एहसास था और है भी कि वो इस तरह से हमारे साथ लड़ नहीं सकता। बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन के जहन में एक डेटरेंस कायम करें और रेफरेंस कायम करने का तरीका सिर्फ यही है कि क्योंकि हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है रेफरेंस कायम करने की, हमें वो विल भी शो करना है और हमें वो इनको एक जरूर ऐसी जवाब देना है जिसका इनको एहसास भी हो और जिसकी गूंज भी इनको सुनाई दे और आइंदा ये कभी इस तरह की जरूरत ना करें कि वो हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट कर सकें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम इजाज और आप देख रहे हैं सियासत डॉट बी के। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत मार्का बड़ा सर किया, इसको अब इंटरनेशनल दुनिया भी रिकग्नाइज कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो अपने पिछले वाले भी इंटरव्यू में ये बताया था कि एयरफोर्स ने जब भी कोई चीज क्लेम की है तो वो ऑथेंटिक हुई है और हम इस चीज पे बड़ा बिलीव करते हैं कि उसी शिकार को हम अपना कहें जिसको हमने किया है। और ये मतलब इंडिया की तरह तो हम कभी भी नहीं करेंगे कि ऐसे शिकार को कि जिसमें ना कुछ सदाकत है हम क्लेम कर रहे हो F-16 जिस तरह उन्होंने अभी भी दोबारा से क्लेम करने शुरू कर दिए हैं F-16। जी सर। तो ये चीज बड़ी ऑथेंटिक है कि हमने राफेल को गिराए हैं और वो कैपेबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो पिछली दफा तो हमारे पास ये था, हमें एक ट्रॉफी मिल गई थी, हमारे पास उनका मलबा भी गिरा था और एक पायलट भी गिरा था जिसको हमने सारी दुनिया को शो कराया था। इस दफा अनफॉर्चुनेटली जो भी मलबा था वो सारा इंडिया की टेरिटरी में गिरा। तो हमारे पास इस वक्त कोई और सबूत है दिखाने को, जैसे जहाजों के ऊपर लगे हुए कैमरास या जो माउंटेड हेलमेट्स होते हैं उनके ऊपर लगे हुए कोई ऐसे इक्विपमेंट जिसके थ्रू हम दिखा सकें दुनिया को कि हमने ये किल किया? जी बिल्कुल। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जो जंग भी होती थी उसमें बड़ी क्लोज कॉम्बैट होती थी और हम उसकी पिक्चर भी बना सकते थे। जी। और लकीली पिछली दफा पुलवामा में हालांकि उसको भी BBR मिसाइल ही मारा गया था अभिनंदन को, सही। लेकिन चूंकि वो हमारी टेरिटरी के अंदर मौजूद था तो उसका जो मलबा है वो भी और वो खुद भी उसने जो इजेक्शन की वो हमारी टेरिटरी के अंदर गुजरा, वो एक ट्रॉफी के तौर पे हमें चीज मिल गई और हम्म। उसको कोई छुपा नहीं सकता था। वो अलग बात है कि उन्होंने उसकी एक कहानी बना ली कि जी उसने पहले एक F-16 मारा और फिर उसको ब्रीच चक्कर दे दिया, जो कि बिल्कुल उसके कोई किसी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं है और हम्म। बिल्कुल एक फॉल्स नैरेटिव था जो जी। आज भी लोगों को पता है और उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। सही। देखिए बड़ी टेक्नोलॉजी है इस वक्त। अमेरिका को जो भी कंट्री जो अपने जहाज बेचती है उसके पास एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है कि वो पता कर सके कि कोई जहाज क्रैश हुआ है या कोई जहाज वॉर में उसको लॉस हुआ है। तो जब भी कोई जहाज गिरता है या क्रैश होता है तो उसकी विजिबिलिटी जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको हो जाती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ट्रैक कर रहे होते हैं हर चीज को, इवन स्पेयर पार्ट्स को ये लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। तो सही। उसकी विजिबिलिटी हो जाती है और अमेरिका ने ये वेरीफाई किया था पिछली दफा कोई F-16 पाकिस्तान का क्रैश भी नहीं हुआ और ना कोई लॉस हुआ है ना कोई इंडिया ने मारा है। तो इसी तरह जो ये राफेल हैं जिन्हें ये अगर छुपाना चाहते हैं कुछ अरसे तक ये चीज बड़ी आया हो जाएगी और बड़े एक आप कह लें कि हमारे पास जो मेथड्स हैं जिसमें स्पेस इमेजरी शामिल है
जिसमें रेडार जो ग्राउंड है उनकी इमेज शामिल है, जिसमें वो कंपनीज शामिल हैं जिनमें जो इजेक्शन सीट लगी होती है, मार्टिन बेकर की कंपनी है, जो इसको ट्रैक होता है कि इसमें पायलट ने इजेक्ट किया है या नहीं किया। अगर तो क्रैश हो जाए तो तभी उससे पता लग जाता है, क्योंकि वो एक इजेक्शन सीट जो है वो अदरवाइज जाया हो जाती है, और अगर सक्सेसफुल इजेक्शन हो तो फिर तो जरूर पता लगता है उसको, सही क्योंकि सही। वो उनके लिए तो जहाज तो क्रैश हो गया लेकिन उनकी सीट जो है वो जेट कर गई, तो वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। और वो ये लोग पब्लिसिटी इसकी बहुत करते हैं कि जी हमारे एक सीट ने एक जान बचा ली, अच्छा। और अभी तक 7,000 या 8,000 या 10,000 जानें वो बचा चुकी है। सही तो टेक्नोलॉजी के साथ आपकी विजिबिलिटी बहुत बेहतर होती है इन चीजों की। सही। आप बहुत सारी चीजें छुपा नहीं सकते। वो हम्म। अलग बात है कि अभी जितनी जंग होगी वो सारी बियॉन्ड विजुअल रेंज होगी, और ज्यादातर जो है वो अ, अभी आपने देखा भी है पिछले दिनों में कि हम भी उनको जो टारगेट कर रहे होंगे वो अपनी बॉर्डर के अंदर से रहते हुए, और वो भी अपने बॉर्डर के अंदर से रहते हुए वेपन्स भी गिरा रहे होंगे, हमारे कुछ अहदाफ का निशाना बना रहे होंगे, चाहे वो हवा वाले टारगेट्स हों या वो जमीन वाले टारगेट्स हों। तो ये अब जो वॉर है ये बहुत एक डिफरेंट डायमेंशन में चली गई है। इसकी रेंजेस जो हैं 100, 150, 200 किलोमीटर में है। तो शायद वो मलबा तो ना गिरे आपके अपने इलाके में, लेकिन काफी सारे सेंसर्स होते हैं जो कि ये चीजें देख रहे होते हैं। उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, आप खुद भी देख रहे होते हैं अपने दुश्मन को उनकी सरहदों के अंदर, वो हमारी सरहदों के अंदर हमारी चीजों को देख रहे होते हैं। तो वेरीफाई करना बहुत मुश्किल नहीं होता, और स्पेशली इतनी स्पेस की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अ, उससे भी ये चीजें काफी आया हो जाती। सही सर। अगर पिछली दफा हमने देखा पाकिस्तान ने F-16 और JF-17 थंडर्स को यूज किया। इस दफा जो हमारा स्टार प्लेयर निकला वो J-10C था। तो इसकी क्या, जो 3 साल पहले इसकी इंडक्शन है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी? अगर ये आज J-10C हमारे पास ना होते तो क्या तब भी हम इतने कैपेबल थे कि हम इंडियंस को इस तरह जवाब दे सकते और उनके इतने गिरा सकते, जहाज गिरा सकते? देखिए जी, JF-17 और F-16 को भी एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको इस्तेमाल ना किया हो। जी। लेकिन ये बात जरूर होती है कि चूंकि एक जहाज जिसमें आपकी फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी हो, जी। उसको आप हमेशा सबसे सामने रखते हैं, ताकि उसकी मैक्सिमम रेंजेस जो हैं वो एम्प्लॉय हो सकें, और हम्म। वो दूर, जितनी दूर से वो मार सके दुश्मन को, वो उसमें बेहतरी होती है, उसमें आप अपने आप को उस डेंजर जोन में नहीं लेकर आते। तो बजाय इसके कि हम वो जहाज सामने रखते हैं जिनकी रेंजेस कम थी, हमने कोशिश की J-10C जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, और जिसके जो मिसाइल हैं वो ज्यादा दूर तक मार सकते हैं, और इवन इंडियन के जहाज जो राफेल है और मिटियोर जो इनका कॉम्बिनेशन है, उसके मुकाबले में PL-15 और जो J-10C का रडार है वो अ, उसकी सलाहियत ज्यादा है। तो हमने कोशिश ये की कि उन्हीं जहाज़ों को उन जगहों पे उन दिफा के लिए रखा जाए जो मैक्सिमम रेंज पे अपने मिसाइल्स मार सकते हैं और दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। सो इस लिहाज से J-10C जो था वो हमारा एक चॉइस थी, और उस चॉइस के मुताबिक अगर आप देखें तो वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमारा जो है वो पूरा जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक उन्होंने एग्जीक्यूशन की, और अपना सक्सेसफुल तरीके से अपना मिशन जो है या अपना हदफ को निशाना भी बनाया। तो J-10C हमारी एक नई टेक्नोलॉजी है, हम चाहेंगे कि उसको जितना एम्प्लॉय कर सकते हैं करें, स्पेशली राफेल जैसे जहाज के अगेंस्ट। लेकिन ये भी मैं कहता चलूं कि उसके मुकाबले में F-17 और F-16 जो हैं उनकी सलाहियत भी बहुत बेहतर है। मतलब राफेल के साथ अगर उसका बहुत फर्क नहीं है, राफेल बहुत केपेबल जहाज है, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया के बेहतरीन जहाजों में से माना जाता है। और उसके जो वेपन्स हैं, जिसमें एयर टू ग्राउंड भी है, स्कार्प मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स, प्लस जो एयर टू एयर में मीटियोर है, ये दुनिया के बेहतरीन मिसाइलों में माने जाते हैं। तो उनको निशाना बनाना और उनको मारना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं पर्सनली इस लिहाज से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है समझता हूँ कि हमारे पायलट की ट्रेनिंग ऐसी है, और वो इस तरह के मिशंस या इस तरह के ट्रेनिंग कर चुके हैं कि वो JF-17 वाले भी और F-16 वाले भी मेरा ख्याल में राफेल को निशाना बना सकते थे अगर उनको मौका मिलता, और उनका भी रिजल्ट अच्छा ही होना था। सही।
सर सुना है कि फ्रेंच जो है वो इंडियन से काफी नाराज हैं कि वो उन्होंने बड़ा अर्ली जो है राफेल को एक जंग में झोंक दिया, जबकि उसकी प्रॉपर अभी इंटीग्रेशन भी शायद इंडियन एयरफोर्स में नहीं हुई थी। और ना ही जो उनके पायलट्स थे वो इतने वेल ट्रेंड थे राफेल के मुकाबले में। उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पायलट्स हैं वो अपने जहाज़ों को इन एंड आउट उनके जानते हैं। जी देखिए, ट्रेनिंग का तो इसमें कोई शक ही नहीं है। दुनिया जानती है कि हमारी ट्रेनिंग किस लेवल की है, उस पर हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ट्रेनिंग बहुत फर्क डालती है। जी। आपकी जो आपकी जो आप कहने कल्चर जो बनता है और जो आपकी डॉक्ट्रिन बनती है, उसमें टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि शामिल होती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा हर दौर में इन दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और तवज्जो दी है। और किसी भी तरह से आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ट्रेनिंग के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेज में समझी जाती है। और उसकी वजह यह है कि हमारी बुनियादें बहुत मजबूत थी। हमारी जो बुनियादें आज से 50-60 साल पहले और 70 साल पहले रखी गई, हमारे जो चीफ थे असद खान साहब, नूर खान साहब, उसके बाद जितने भी सक्सेसिव चीफ आए, किसी ने इस चीज में ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बाहर से हमने एक्वायर की हो, ये दो चीजों पे बहुत तवज्जो दी गई। और उसको वक्त के साथ और चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के साथ बिल्कुल इन लाइन रखा गया। बल्कि एक स्टेप हम हमेशा आगे रहे। और दुश्मन से, क्योंकि हमने ऐसे दुश्मन से मुकाबला करना था जो क्वांटिटी के लिहाज से, जो नंबर्स के लिहाज से हमारे से ज्यादा था, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी इस चीज को ऑफसेट करने की, स्वाय टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की। और स्पेशली ट्रेनिंग पे बहुत जोर दी गई। और आज भी हम इस मेरिट बेस्ड ट्रेनिंग ही की वजह से इस जगह पे खड़े हैं और हमेशा इंडिया को हर मार्के में शिकस्त दी है। तो ट्रेनिंग इज द बॉटम लाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलवेज फील प्राउड ऑफ। सर जरा इंटीग्रेशन के बारे में बताइएगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म की बाकी जो आपका सारा सेटअप होता है या बाकी जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ इंटीग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। तो ये बात हाँ मैं कह चुका हूँ। जी। इंटीग्रेशन के बगैर जो है आज की मॉडर्न जंग लड़ी ही नहीं जा सकती। सही। आज की मॉडर्न जंग सिर्फ प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं रही। आज सही। की मॉडर्न जंग जो है वो नेटवर्क बेस्ड जंग हो चुकी है। सही। आज की जो मॉडर्न जंग है वो आइडियाज के अलावा इट इज बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स एंड कनेक्टिविटी एंड फ्यूजन ऑफ द टेक्नोलॉजी। सही। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप कोई भी आज के लिहाज से किसी तरह की जंग नहीं लड़ सकते, स्पेशली जो एयर वॉरफेयर है, हम्म। जिसमें बहुत स्पीड और टेम्पो बहुत तेज होता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग बहुत तेज होती है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो नेटवर्क, जब तक ये आपके तमाम सेंसर्स और शूटर्स नहीं होंगे, तो आप एक तेज तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते और अपने वेपन्स को अच्छे तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि एयर स्पेस जो है वो हवा के लिहाज से इस वक्त जितनी भी एयर स्पेस है वो बहुत सेचुरेट हुई होती है, बिकॉज ऑफ ड्रोन्स बहुत ज्यादा फ्लाई कर रहे होते हैं। अभी भी जो आपने देखा कि ये जो 2-3 घंटे का मार्का हुआ है, इसमें भी तकरीबन 150-150 के करीब जहाज मौजूद थे। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स होंगे जो इसमें मौजूद होंगे। सो इस कम स्पेस में या इस कॉरिडोर के अंदर इतनी ज्यादा जब फ्लाइंग हो रही हो, तो उस सेचुरेशन से बचने के लिए और उस फॉग से बचने के लिए एक एयरफोर्स को इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। और उसके नेटवर्क को मुतहर्रक होना और उसको उसमें रेजिलियंस वाला एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। जितने भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, चाहे वो हवा में हो चाहे वो ग्राउंड में हो, अगर उनमें एक आपकी कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर आ रही होगी जिसमें तमाम जो आपके असासे जो हवा में मौजूद हैं, उन सब की आपको पिक्चर मौजूद होगी, तो आप उनको अच्छे तरीके से एम्प्लॉय कर सकेंगे। और दुश्मन के अगेंस्ट जो भी थ्रेट आपका उस वक्त इमिनेंट होगा या इमीडिएट थ्रेट जिसको आपने एड्रेस करना होगा, उसको आप सही तरीके से मार भी सकेंगे। तो इस लिहाज से ये नेटवर्किंग और इंटीग्रेशन जो है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी मॉडर्न वॉरफेयर की। सही। सर ये जो भारत की एक डिजायर है कि वो यहाँ का एक रीजनल अपने आप को पावर मैन या शो करने की कोशिश करता है, तो ये जो एक उसके ऊपर एक हमला हुआ है या ये जो उसको नुकसान पहुंचा है, ये इसको कितना यानी कि उसको अजायम को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जी भारत के लिए तो ये बहुत बेहतर है कि ये जो इसका एक माइंडसेट है, हेजेमोनिक माइंडसेट,
और जिसके ऊपर ये स्पेशली जो बीजेपी वाली पार्टी है, जिसमें बहुत सारे इनके हॉक्स मौजूद हैं और जिनकी थिंकिंग बड़ी नैरो और शैलो थिंकिंग है, उसको जब तक ये चेंज नहीं करेंगे, ये एक बड़ा मुल्क नहीं बन सकते। इनको इस चीज का एहसास होना चाहिए। जी। दूसरा, इनको इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान एक हकीकत है हम्म। और उनका हमसाया मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, एक बहुत मजबूत मुल्क है जिसमें 25 करोड़ अवाम मौजूद हैं, जिसकी भलाई में इनकी अपनी भलाई। और ये नहीं कभी हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो डूब रहा हो और आप जो है ऊपर तैर रहे हो। आप शायद पहले डूब जाएंगे पाकिस्तान को डुबोने से पहले। तो इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। आपके लोग जो कि कुछ सोच रखते हैं जिसमें प्रेगमेटिज्म है और जो नेशनल सिक्योरिटी का अदराक रखते हैं, उनको इस बात का भी एहसास होगा कि नेबर्स के साथ एक अच्छा रवैया रखना बहुत जरूरी है। और उसी तरह एक मुल्क की तरक्की हो सकती है थ्रू कम्युनिकेशन लिंक्स, सप्लाई चेन लिंक्स, ट्रेड, और ताकि इस अवाम को एक बहुत अच्छी जिंदगी का हक हासिल है दोनों तरफ। 150 मिलियन से ज्यादा अवाम इधर मौजूद है जिनकी भलाई इसी में है कि हम इस तरह के नारे और इस तरह के जंगी माहौल हर वक्त ना बनाए जब भी हमने इलेक्शन जीतना हो। और इस सोच को बदलें। इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है। ये पूरे रीजन के लिए बहुत जरूरी है और उसकी सलामती के लिए जरूरी अच्छा सर, एक और मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि जो पाकिस्तान ने एक दिन में 5 उनके त्यारे गिराए, इसका इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है उसके मोराल पे क्या असर पड़ा होगा? जो पायलट एक जहाज में बैठा होगा या जिसने अगला एक मिशन करना है, उसके माइंड में इसका क्या असर होगा इस वक्त? है। देखिए, 5 त्यारे गिराने का एक तो असर होता है। फिर आप अगर त्यारे देखें कि किस तरह के त्यारे थे, जी। उनकी वैल्यू क्या थी, उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या था। जी। तो ये बहुत इनके मॉडर्न त्यारे थे जिसमें राफेल शामिल था, Su-30 शामिल था। तो ये एक सिंबॉलिक एलिमेंट भी होता है जी। कि आपने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी पाकिस्तान उनकी जो इंडियन एयरफोर्स की थी, जिसमें वो अपने राफेल को, Su-30 को, जो एक्चुअली उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अगर आप देखें, उसको आपने एक किस्म का टारगेट किया है और उनको मारा है। तो ये साइकोलॉजिकल डोमेन में तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इन त्यारों के गिरने का। और जो त्यारे गिरने का इम्पैक्ट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड पे तबाह करने का नहीं होता उतना इम्पैक्ट। क्योंकि अच्छा। ये त्यारे जब हवा से गिरते हैं, हम्म। और जो मोराल का असर होता है इनकी अपनी एयरफोर्स पे, इनकी अपने नेशनल लेवल पे मोराल का असर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत गहरा होता है। ये उसी तरह का असर है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपका सबसे बड़ा जो फ्रंट लाइन तैयार है वो गिर जाए, और आप उसको देख रहे हैं और आपको पता है। हम्म। देखें, आप छुपा नहीं सकते ये चीजें, अपने ट्रुप से तो नहीं आप छुपा सकते। एग्जैक्टली। जब ये राफेल गिरे होंगे तो राफेल के स्क्वाड्रन में जितने पायलट्स होंगे, उसकी बेस पे जितने पायलट्स होंगे, उनकी एयरफोर्स में जितने पायलट्स और टेक्नीशियंस और जो दूसरे पर्सनल होंगे, उन सबको इस बात का बिल्कुल यकीन और पता होगा, अंदाजा होगा कि जी हमारे इतने जहाज गिर गए। तो उसका एक उनकी मोटिवेशन पे, मोराल पे बहुत असर पड़ता है जो ऑलरेडी बहुत लो है अगर देखें तो। तो ये नेशनल लेवल की रिसोर्सेज होते हैं, नेशनल लेवल के एक सिंबॉलिक टारगेट्स होते हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होती है। तो ये जहाज गिरना, और वो भी राफेल और Su-30 वाले जहाज गिरना, बहुत एक साइकोलॉजिकली असर करते हैं, और उन्होंने किया भी है इन पे बहुत असर। सही। और सर इसी तरह पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पायलट्स और हैं, इनका क्या इस वक्त जज्बा होगा और इनका क्या मोराल होगा इस वक्त? लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट्स का जज्बा हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है। मैंने इस एयरफोर्स में 41 साल गुजारे हैं और हमेशा ऑपरेशंस में रहा हूँ ज्यादा अरसा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स का जज्बा भी बहुत है, उनका विल टू फाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये हमने ट्रेडिशनली अपने हीरोज से सीखा है, अपने उन मेंटोर से सीखा है जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स की बुनियाद रखी थी। 65 वॉर में जितनी कुर्बानियां दी गई, और जो हमारे एक्चुअल जो हीरोज थे, उन्होंने एक जो चीज हमें विरसे में दी, वो ट्रेनिंग थी, एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग स्पेशली। एक विल टू फाइट था, वो बहुत जरूरी है। और एक डायनेमिक लीडरशिप वाला एलिमेंट था। तो ये चीजें अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद हैं, और जिसकी वजह से हमारा जज्बा भी बहुत स्ट्रांग है। हमारे पायलट्स की जो ट्रेनिंग और जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में इनका शुमार होता है। चाहे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज वॉरफेयर हो, या चाहे वो क्लोज कॉम्बैट हो।
ठीक है ना। क्लोज कॉम्बैट में पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में समझा जाता था और समझा जाता है। और ये वो चीज है जो हमारे डीएनए में शामिल है। आप किसी भी बेस पे चले जाएं, किसी भी सिस्टम के पायलट से बात कर लें, आपको एक उनकी आंखों में चमक नजर आएगी और दिल में आपको उनके एक हौसला और जज्बा नजर आएगा। सही। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं वो हमेशा तैयार हैं। We have always been a pride and a pride for the nation, and will always, inshallah, remain as a pride for the nation. इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज जो नजर आ रही है, कल से हम देख रहे हैं भारत ड्रोन्स के ऊपर ड्रोन्स भेज रहा है। मेरे ख्याल में अब तक पाकिस्तान जो है 30 से 35 या शायद इससे भी थोड़े नंबर ज्यादा हो गए हैं जो ड्रोन्स गिरा चुका हुआ है या वो गिरे हैं यहाँ पे। भारत इनसे अचीव क्या करना चाह रहा है इतने ड्रोन्स भेज के बार बार, और इनसे क्या अचीव करना चाह रहा है? ड्रोन्स की वॉरफेयर पे वो इस वजह से उतर आया, हालांकि ड्रोन्स को इसको अगर इस्तेमाल करना था तो शायद पहले कर लेता, वो हम्म। ज्यादा बेहतर था अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो चूंकि उसने बहुत एक ज्यादा मार खाई है अपने जहाजों को भेज के, हम्म। और अब वो नहीं चाह रहा कि अपनी रेगुलर एयरफोर्स को और अपने महंगे जहाजों को और पायलट्स को इस्तेमाल कर सके, जिसकी ऑलरेडी शॉर्टेज है उसके पास, हम्म। और ऑलरेडी उसकी एक किस्म की बेइज्जती हो चुकी है, और उसे इस बात का एहसास था और है भी कि वो इस तरह से हमारे साथ लड़ नहीं सकता। तो ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये उसी तरह से है कि आप छुपके छुपके लड़ें, या आप थोड़ा बहुत एनिमी को जो है अपने दुश्मन को तंग करते रहें। और बेसिकली ड्रोन वॉरफेयर में जो उसका, मेरा ख्याल में जो मकासद है उनमें, एक तो ये है कि वो अपनी रेगुलर एयरफोर्स को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि अगर ड्रोन गिर जाए तो उसका असर बहुत ज्यादा इस वजह से नहीं होता कि ना तो वो उतना महंगा होता है और ना उसमें कोई पायलट मौजूद होता है। सही। तो वो ड्रोन गिरे भी हैं उनके। दूसरी चीज जो वो ये करना चाहता है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, जो हमारी आईज हैं, हम्म। उनको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है और उनको आजमाना भी चाहता है। और किसी हद तक जो आखिरी उसका जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो ये कि थोड़ा वो फियर क्रिएट करे पॉपुलेशन में, क्योंकि काफी सारे ड्रोन्स जो हैं वो एक ऐसी जगहों पे भी गिरे हैं जो कि मिलिट्री के टारगेट्स नहीं है, सही। आम आबादी है। तो जी। वो एक किस्म का वो फियर क्रिएट करना, और ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और साइड ऑब्जेक्टिव्स में आई वुड से कि वो एक कंसंट्रेशन भी आपकी दूसरी तरफ शायद करना चाहता हो, असल में कुछ और हासिल करना चाहता हो इससे। वो फैक्टर को भी हमें जहन में रखना चाहिए, और डिसेप्शन में आता है। तो ये वो अवामिल हैं जो मेरी नजर में हो सकते हैं दुश्मन के ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। सही। तो सर अब अगर इसके हम पाकिस्तान की तरफ से हाँ। जवाब देखें तो पाकिस्तान का बाकी जवाब क्या होगा इंडिया को? अभी अभी तक ये जो एक अवामी प्रेशर बेतहाशा बिल्ट होता जा रहा है, स्पेशली जब से ड्रोन्स ने आके यहाँ गिरना शुरू हुआ है, तो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान कब जवाब देगा, पाकिस्तान को अब जब कब जवाब देगा? तो आपके ख्याल में पाकिस्तान अभी किस चीज का वेट कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान का जवाब बहुत स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह होगा, और मुझे यकीन है कि एक ऐसा गहरा जवाब होगा जिससे दोबारा ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। जो इन्होंने पुलवामा में पहली दफा हरकत की और इस दफा बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आए, हम्म। ये बार बार की चीज डेफिनेटली खत्म होना चाहिए, और ये दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है। ये एग्जैक्टली। जो माइंडसेट है इनका, ये तभी ठीक होगा जब हम एक बहुत इनको गहरी जरब लगाएंगे, और मुझे यकीन है कि हमारा जवाब ऐसा होगा। ये कब होगा, किस तरह से होगा, ये हमें छोड़ देना चाहिए अपनी लीडरशिप के ऊपर। वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको जरूर देख रहे होंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ्स को भी देख रहे होंगे और तमाम अवामिल को भी देख रहे होंगे। वो देखने जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन के जहन में एक रेफरेंस कायम करें। और रेफरेंस कायम करने का तरीका सिर्फ यही है कि क्योंकि हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है रेफरेंस करने कायम करने की, हमें वो विल भी शो करना है, और हमें वो इनको एक जरूर ऐसी जवाब देना है जिसका इनको एहसास भी हो, और जिसकी गूंज भी इनको सुनाई दे, और आइंदा ये कभी इस तरह की जरूरत ना करें कि वो हमारे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट कर सके, या हमें किसी किस्म की, मैं तमाम डोमेन्स में बात कर रहा हूँ, चाहे वो काइनेटिक है या नॉन काइनेटिक डोमेन में, ऐसी हरकत करे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे और हमारी जो वायलेशन ऑफ एरियल फ्रंटेज किसी तरह से हो। तो ये आइंदा से ऐसा इनको सोचना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। एज अ मतलब प्रैक्टिशनर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी मैं ये समझता हूँ कि ये एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है उनके मुताबिक। लेकिन ये कब और कैसे जाएगा, ये लीडरशिप सबसे बेहतर जान सकती है और इंशाल्लाह डिसाइड